Hello and welcome back to my channel PhD गुरुजी। दिस इज़ राहुल ममगई वंस अगेन। आज की वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ये बीपीएड लेवल के लिए भी है। बात करते हैं शारीरिक पुष्टि के अंग क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपके सामने जैसा दिख पा रहा है, फर्स्ट वन है शक्ति, स्ट्रेंथ, गति, स्पीड, सहन क्षमता, इंड्योरेंस। फोर्थ वन है लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। और फिफ्थ वन है तालमेल संबंधी योग्यताएं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ की। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ है क्या? शक्ति क्या है? शक्ति है किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है। जो मसल्स की एबिलिटी है किसी भी रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए, जब उसके अगेंस्ट में एक्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब क्या है? यहाँ पे खेलों में प्रतिरोध हो सकता है, वो कोई गेंद हो सकती है, वो अपोनेंट प्लेयर हो सकता है। जैसे कि फुटबॉल, गोलकीपर के लिए एक किक की हुई फुटबॉल उसका प्रतिरोध है, उसको उसके अगेंस्ट में जो वर्क करना है, उस फुटबॉल को गोल में जाने से रोकना है, तो वो जो मांसपेशियों से फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो फोर्स लगाएगा, शक्ति लगाएगा, वो क्या कहलाएगी? उसकी मांसपेशियों की शक्ति कहलाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो शक्ति शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल होता है जिसके कारण व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं इसमें, परिभाषाएं देखेंगे। संपूर्ण शरीर अथवा इसके किसी अंग द्वारा बल लगाने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। और जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या है बच्चों, बेसिकली वो मसल्स से ही आती है। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप पढ़ेंगे, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी से क्या होता है? फोर्स एग्जर्ट होता है। फाइन। नेक्स्ट वन परिभाषा है, मांसपेशीय शक्ति वह बल है जो अधिकतम एक प्रयास के दौरान प्रतिरोध के विरुद्ध किसी एक मांसपेशी अथवा मांसपेशियों के समूह द्वारा लगाया जाता है। या तो जब भी मांसपेशी काम करती हैं वैसे वो ग्रुप में ही काम करती हैं। तो मैथ्यूज की ये डेफिनेशन है। आमतौर पर शरीर की शक्ति को पाउंड या डेंस में मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के खेलों में अलग अलग प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए शक्ति को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको निम्नानुसार डिवाइड किया गया है। तो शक्ति के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, इनको कैसे विभाजित किया गया, कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो शक्ति के प्रकार देखिए, इन्होंने किया है डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। इन्होंने इसको क्या गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति के में दो बृहद भागों में विभाजित किया गया है। और डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत इन्होंने अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन शक्ति क्षमता को रखा है। स्टैटिक स्ट्रेंथ में कोई कुछ नहीं है, इसको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गतिशील शक्ति क्या होती है। गतिशील शक्ति शरीर की विभिन्न गतियों के लिए उत्तरदायी होती हैं तथा इसे आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है। किसी शारीरिक क्रिया जैसे कि पुलअप्स, पुशअप्स को करने में गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। हालांकि इस प्रकार की क्रियाओं को ज़्यादा देर तक करने के कारण मांसपेशियों की गतिशीलता में कमी आने लगती है, जिसके कारण कुछ देर बाद मांसपेशियां और अधिक कार्य करने में सक्षम नहीं रहती। विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार की गतिशील शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिक का मतलब होता है टेंशन। तो बात करते हैं फर्स्ट वन, अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ऐसी शक्ति जो अधिक प्रतिरोध, या जो मैक्सिमम है अधिकतम प्रतिरोध के प्रतिक्रिया करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात ऐसी शक्ति जो शरीर एक बार में ही जुटा ले, अधिकतम शक्ति कहलाती है। और मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरोध में जो शरीर द्वारा या मांसपेशियों द्वारा शक्ति लगाई जाती है उसको अधिकतम शक्ति कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस। इट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम रेसिस्टेंस which can be overcome or
द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय द मसल्स। तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो वेट लिफ्टिंग वाली और थ्रोइंग वाली जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उसमें अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम कि अधिकतम रेसिस्टेंस या प्रतिरोध के विरोध में जो मांसपेशियों की क्षमता है कार्य करने की, उसी को क्या कहते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं, अधिकतम शक्ति कहते हैं। विस्फोटक शक्ति क्या होती है? विस्फोटक शक्ति है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सप्लोजन आपने वर्ड सुना होगा, जो बहुत तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक शक्ति तथा गति के योग के कारण तीव्र गति से शारीरिक क्रिया करने की मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी शरीर की शक्ति है और उसको अगर हम थोड़ा हायर स्पीड के साथ करते हैं, गति के साथ करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है स्पीड का और स्ट्रेंथ का। इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हायर स्पीड। हाई स्पीड के साथ में किसी भी प्रतिरोध के विरोध में जो मांसपेशियों द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। इस प्रकार की मांसपेशी शक्ति अत्यंत तीव्र गति से कार्य करती है। विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता स्प्रिंट दौड़ों, शॉट पुट, हैमर थ्रो तथा चक्का फेंक आदि जैसे प्रतियोगिताओं में के दौरान होती है। अब बात करते हैं, तो विस्फोटक शक्ति समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेंथ के साथ में जब हम एक हायर स्पीड, स्ट्रेंथ प्लस हायर स्पीड के साथ में हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस होना चाहिए था वैसे, क्योंकि पहले हम स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ का सब पार्ट पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस शारीरिक शक्ति तथा सहन क्षमता के योग के कारण उत्पन्न शक्ति सहन क्षमता शक्ति कहलाती है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस, जो हम दोनों शक्तियों का यूज कर रहे हैं, दोनों क्षमताओं का यूज कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहेंगे। सहन क्षमता शक्ति या शक्ति सहन क्षमता कहेंगे। इस प्रकार की शक्ति थकान की स्थिति में भी शरीर को अवरोध के विरुद्ध क्रिया करने की क्षमता प्रदान करती है, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग है, लंबी दूरी की दौड़ें हैं, लंबी अवधि की तैराकी है, साइकिलिंग है, मुक्केबाजी है तथा कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं में ये देखने को मिलती है। इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, कैपेसिटी टू सस्टेन रिपीटेड मसल एक्शन, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे स्थिर शक्ति की। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? इसको आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। कुछ समय के लिए बिना अधिक हिले डुले निरंतर रूप से लगाई गई अधिकतम मांसपेशीय शक्ति स्थिर शक्ति या आइसोमेट्रिक शक्ति कहलाती है। इस प्रकार की शक्ति लगाते समय कार्य प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग भारोत्तोलन जैसी प्रतियोगिताओं में किया जाता है। वाह बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि बिना अधिक हिले डुले निरंतर रूप से लगाई गई अधिकतम शक्ति मांसपेशीय शक्ति जो है, और उसको स्थिर शक्ति कहा जाता है, आइसोमेट्रिक कहा जाता है। आइसो का मतलब है सेम, मैट्रिक का मतलब है लेंथ से। तो यहाँ पे एक और इन्होंने लाइन लिखी है कि प्रत्यक्ष रूप से जो कार्य होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो इसका बेस्ट और सुटेबल एग्जाम्पल है पुशिंग द वॉल। जब आप दीवार को धक्का देंगे अपने एक्सटेंडेड आर्म से आपके, तो उससे क्या होगा कि प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं देगा कार्य कि आप वो वॉल को धक्का दे रहे हो, लेकिन आपके मसल्स में कहीं ना कहीं क्या होगा? स्ट्रेस बना रहेगा। तो इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक। अब आते हैं सेकंड वन, गति, स्पीड क्या है? कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता क्या कहलाती है? गति कहलाती है। गति एक ऐसा वेग है जिससे व्यक्ति अपनी क्रियाएं करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शरीर के भागों या पूरे शरीर को अधिकतम वेग से घुमाने की क्षमता को गति कहते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड इज द क्विकनेस ऑफ द लिम्स
टू कवर द डिस्टेंस विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। क्विकनेस ऑफ लिम्स, जो अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, पैर और हाथ जिनको कहते हैं, उनकी क्विकनेस है। जैसे कि कोई भी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। परिभाषाएं देख लेते हैं। गति वह दर है जिस पर व्यक्ति अपने शरीर अथवा शरीर के अंगों को संचालित कर सकता है। एक ये है जॉनसन की। दूसरी परिभाषा है, एक ही नमूने की गतिविधि को तीव्रता से बार बार करने की व्यक्ति की योग्यता को गति कहते हैं। बैरो ने कहा एक ही नमूने की मतलब एक ही जैसे कि दौड़ते हैं तो क्या होता है, रिपीटेटिव वे में क्या होता है, एक्शन होता है पैरों का और हाथों का। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने कुछ फॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे गति के। तो फर्स्ट वन है प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। तो रिएक्शन एबिलिटी क्या है, किसी कार्य अथवा संकेत के प्रति तुरंत प्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता को प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। प्रतिक्रिया करनी है, आपको एक्शन करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिएक्शन एबिलिटी है। क्योंकि इस प्रकार की योग्यता खिलाड़ी की समन्वय प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, इसलिए इसे समन्वय योग्यता, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न प्रकार के संकेतों, दिखाई अथवा सुनाई देने वाले संकेत का प्रयोग होता है। इन संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया योग्यता को सरल अथवा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे इसे। सरल प्रतिक्रिया योग्यता क्या है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी क्या है, यह पहले से निर्धारित किसी संकेत के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे कि निर्देश मिलते ही धावक द्वारा दौड़ शुरू करना। जैसे ही गन फायर होता है या फिर विसिल बजती है तो उस पर क्या होता है, धावक को पहले ही पता है कि ऑन योर मार्क सेट एंड गो। गो की जगह क्या होता है, जनरली विसिल होती है या गन फायर होता है या क्लैपर होता है। जैसे ही वो बजेगा तो जैसे ही गन शॉट होगा तो वो रिएक्ट करता है, वो क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो वो कहलाती है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, क्योंकि धावक को क्या है, पहले से ही पता है कि उसको क्लैपर पे या फिर गन शॉट पे दौड़ना है। तो वो कहलाती है सरल प्रतिक्रिया योग्यता। जटिल प्रतिक्रिया योग्यता क्या है, यह खेलों के दौरान स्थिति के अनुरूप अप्रत्याशित संकेतों, अनएक्सपेक्टेड जितने भी साइंस होते हैं के प्रति तुरंत सटीक प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे कि फेंकी गई बॉल की प्रकृति के अनुरूप बल्लेबाज द्वारा शॉट खेलना। जैसे कि उसको पहले से पता नहीं है कि वो स्लोअर फेंकेगा या यॉर्कर फेंकेगा या ब्लॉक होल में बॉल करेगा, लेकिन बैट्समैन बॉल के अनुरूप, जैसे कि बॉल है, अगर वो टफ बॉल है तभी भी उसके अनुरूप वो शॉट खेलता है, तो वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है। उसके बाद में आती है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड क्या है, यह विराम अथवा कम गति की अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। खिलाड़ियों में इस प्रकार की योग्यता उसकी विस्फोटक शक्ति, तकनीक तथा लचीलेपन पर निर्भर करती है। यह योग्यता तेज गति की दौड़ों, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल तथा जिम्नास्टिक जैसे खेलों के लिए अनिवार्य है। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है, जैसे कि हम एक्सेलरेट करते हैं, जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो पहले क्या होती है, कम स्पीड में होती है और उसे क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड देते हैं उसे। तो यह योग्यता भी वही है कि विराम अथवा कम गति की अवस्था से अधिकतम गति को प्राप्त करने वाली योग्यता क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन एबिलिटी कहलाएगी। उसके बाद आता है मूवमेंट स्पीड, या इसको यहाँ पे नाम दिया है स्पीड ऑफ फिजिकल मूवमेंट। इसको मूवमेंट स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। मूवमेंट स्पीड में क्या है, इसका तात्पर्य किसी शारीरिक क्रिया को कम से कम समय में पूरा करने की योग्यता से है। मुक्केबाजी, कुश्ती, फेंकने, कूदने, जिम्नास्टिक, तैराकी में मुड़ने तथा स्प्रिंट दौड़ों के दौरान इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। तो मूवमेंट स्पीड क्या है, टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी क्विकली एज पॉसिबल एज यू कैन। कोई भी एक्टिविटी को आपको क्या करना है, बहुत जल्दी करना है, तो वो क्या कहलाती है, मूवमेंट स्पीड कहलाती है। मूवमेंट करना है बहुत जल्दी। फोर्थ वन है लोकोमोटर एबिलिटी। तो लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है, यह लंबे समय तक अपनी अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता है। छोटे दूरी की तथा स्प्रिंट दौड़ों, साइकिलिंग, तैराकी तथा नौका चालन जैसी प्रतियोगिताओं के दौरान इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। तो लोकोमोटर एबिलिटी क्या है कि जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल चुकी है एक्सेलरेशन के बाद में, उसको मेंटेन रखना है। तो मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर सर्टेन टाइम
और अ पार्टिकुलर ड्यूरेशन, एक छोटे ड्यूरेशन के लिए या एक समय के लिए वो मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन रखना लोकोमोटर एबिलिटी कहलाता है। गति सहन क्षमता, स्पीड इंड्योरेंस, यह खिलाड़ी के थकने के बावजूद तीव्र गति से गतिविधियां करने की योग्यता है। इस प्रकार की योग्यता खिलाड़ी की शक्ति, सहन क्षमता तथा तकनीक पर निर्भर करती है। किसी फुटबॉल या रग्बी खिलाड़ी तथा मुक्केबाज द्वारा लंबे समय तक खेलते रहने के लिए इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। टू मेंटेन द स्पीड ऑफ योर एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन अंडर कंडीशन ऑफ फटीग और गेटिंग टायर्ड, इट मीन्स कि आपने जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल चुकी थी, उसके बाद लोकोमोटर एबिलिटी है, और उसके बाद में स्पीड इंड्योरेंस कि आपने वो क्षमता बनाए रखनी है, थकने के बावजूद भी आपको दौड़ते रहना है कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक, ताकि आप पहले आ सको या रेस को कंप्लीट कर सको। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये है इंड्योरेंस, सहन क्षमता। इंड्योरेंस क्या होता है? किसी शारीरिक क्रिया अथवा गतिविधि को लंबी अवधि तक जारी रखने की शारीरिक योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। इंड्योरेंस क्या है? किसी शारीरिक क्रिया अथवा गतिविधि को लंबी अवधि तक, यहाँ पे बात हो रही है लंबी अवधि की, जारी रखने की योग्यता को क्या कहते हैं? सहन क्षमता योग्यता कहते हैं। अब बात आती है इंड्योरेंस की, तो ये क्या है? लंबी दूरी तक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है फटीग वाली, जो कि थकान वाली होती है। तो यहाँ पे इंड्योरेंस की जो डेफिनेशन है, इंड्योरेंस एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, एक ऐसी एबिलिटी है जो क्या करती है? फटीग को रेसिस्ट करती है। इट मीन्स थकान को दूर रखती है, प्रतिरोध करती है थकान का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, गतिविधि की प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता क्या है? बेसिक इंड्योरेंस है, जनरल इंड्योरेंस है, स्पेसिफिक इंड्योरेंस है। इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। सेकंड वन है गतिविधि की अवधि के अनुसार, ठीक है, अवधि का मतलब है ड्यूरेशन। तो गति सहन क्षमता क्या है? स्पीड इंड्योरेंस क्या है? 45 सेकंड तक चलने वाली तीव्र शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की क्षमता गति सहन क्षमता कहलाती है या कहते हैं। शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस है, 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलने वाली जो रेस होंगी या जो भी शारीरिक गतिविधि होगी, उसके बाद में 2 मिनट से 11 मिनट तक चलने वाली मिडिल में आ जाएगी, और दीर्घ में आ जाएगी 11 मिनट से अधिक अवधि तक चलने वाली गतिविधि, जैसे कि 5000 मीटर रेस है, 10,000 मीटर है, क्रॉस कंट्री है तथा मैराथन दौड़ आदि। बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। मूवमेंट अराउंड योर जॉइंट्स, जो आपके शरीर के जोड़ हैं उनके अराउंड कितना मूवमेंट पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी अराउंड द जॉइंट्स और इट कैन बी डिफाइन एज रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड जॉइंट्स। कितनी रेंज तक आप अपने जॉइंट्स को लेके जा सकते हो, जब गति करवा सकते हो, वो कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता अक्रिय लचक कहलाती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। जैसे किसी सहयोगी की सहायता से खिंचाव वाले व्यायाम करना, इट मीन्स कि आप किसी पार्टनर की हेल्प ले रहे हो, अपने दोस्त की हेल्प ले रहे हो, किसी दीवार की हेल्प ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। और जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? उसमें किसी भी विदाउट एक्सटर्नल हेल्प आप जो भी कार्य करते हो वो कहलाते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। प्राकृतिक रूप से अर्थात बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों की अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता सक्रिय लचक कहलाती है। जैसे बिना किसी सहायता के खिंचाव अथवा खिंचाव वाले व्यायाम करना। सक्रिय लचक भी 2 प्रकार की होती हैं। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, इस प्रकार की लचक की आवश्यकता स्थिर अवस्था में होती है, जैसे कि बैठने, लेटने व दौड़ के लिए स्टार्ट लेते समय। गतिशील क्या है? गतिशील लचक क्या? इस प्रकार की आवश्यकता चलते तथा दौड़ते समय होती है। गतिशील लचक को खिंचाव वाले व्यायाम द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। समन्वय तथा तालमेल संबंधी योग्यताएं क्या हैं? तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं जो उसे विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से करने के योग्य बनाती हैं। तालमेल संबंधी क्या है? यहाँ पे बॉडी पार्ट से लिया गया है कि बॉडी पार्ट को आप कितने एक साथ रखते हो और कितने अच्छे से वर्क करते हो उनके द्वारा, तो वो कहलाता है तालमेल संबंधी योग्यताएं।
द एबिलिटी टू यूज द सेंस एंड बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म अ टास्क स्मूथली, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। तो तालमेल संबंधी योग्यताएं भी क्या हैं? 7 प्रकार की दे रखी हैं। सबसे पहले है अनुस्थापन योग्यता, ओरिएंटेशन एबिलिटी, यह किसी खिलाड़ी द्वारा स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप ढालने, अनुकूलन की योग्यता है। यह योग्यता खिलाड़ी की आंखों तथा गति संबंधी इंद्रिय अंगों की क्रियात्मक क्षमता पर निर्भर करती है। संयोजन योग्यता क्या है? कपलिंग एबिलिटी क्या है? यह किसी खिलाड़ी द्वारा स्थिति के अनुसार गति बदलने के लिए आवश्यक शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों को समायोजित करने की योग्यता होती है। सभी खेलों के खिलाड़ियों में इस प्रकार की योग्यता का होना आवश्यक है। इस योग्यता का महत्व उन खेलों में और भी बढ़ जाता है जिनमें शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों को तुरंत संयोजित करने की आवश्यकता होती है, जैसे जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी तथा कुश्ती। तो कपलिंग एबिलिटी यही है कि इसमें 2 से ज़्यादा अंगों को एक साथ समायोजित करने की आवश्यकता होती है और ये क्षमता होनी चाहिए किसी भी एक प्लेयर में, किसी भी एक खिलाड़ी में। प्रतिक्रिया योग्यता, ये रिएक्शन एबिलिटी स्पीड वाले पार्ट में भी आया था, तो देखेंगे। यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न संकेतों के प्रति तत्काल तथा प्रभावी तथा तीव्र प्रभावशाली प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। सामान्यतः प्रतिक्रिया योग्यता 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो यह पहले से निर्धारित किसी संकेत के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है, जैसे कि निर्देश मिलते ही धावक द्वारा दौड़ शुरू करना, ये वहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है सेम, कि कोई नई चीज़ आई है, कोई अनएक्सपेक्टेड साइंस आए हैं, मतलब कुछ लक्षण आए हैं या कुछ ऐसा गेम चल रहा है कि वो अनएक्सपेक्टेड था। पहले हमने सोचा था कि हम जीतेंगे या फिर हम ऐसे खेलेंगे और वो हम पे ही हावी हो गए हैं, तो किस प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे, तो वो इसके अंदर आएगा। बैलेंस एबिलिटी है, यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न शारीरिक विधियां करते समय अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता होती है। तो वैसे तो इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता अधिकतर खेलों में पड़ती है, परंतु जिम्नास्टिक जैसे खेल के दौरान यह योग्यता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। अब बैलेंस क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी। लयात्मक योग्यता, रिदम एबिलिटी, जो किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान किसी गतिविधि को लयात्मक रूप से पूर्ण करने की योग्यता होती है, जैसे किसी जिम्नास्टिक या स्केटिंग खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन के दौरान संगीत रूपी लय के अनुसार प्रदर्शन करना। इस योग्यता की आवश्यकता जिम्नास्टिक, सिंक्रोनाइज तैराकी, गोताखोरी तथा फिगर स्केटिंग जैसे खेलों के लिए होती है। यहाँ पे क्या करना है? रिदम में करना, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, उसी प्रकार रिदम में यहाँ पे कुछ गेम में ज़रूरत पड़ती है इस एबिलिटी की, तो इसे इसलिए रिदम एबिलिटी कहते हैं। अडेप्टेशन एबिलिटी क्या है? यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के दौरान होने वाले पूर्व निर्धारित अथवा अनापेक्षित परिवर्तनों के कारण अपनी गतियों के प्रभावशाली समायोजन की आवश्यकता या योग्यता होती है, तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन एबिलिटी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने सोचा था कि क्रिकेट में जो रनअप है बॉलर का वो ड्राई होगा या सही होगा, लेकिन सडनली बारिश आ गई और वो थोड़ा स्लिपरी हो गया है, तो उसके दौरान वो कैसे अडेप्ट करेगा उस सिचुएशन को, तो उस योग्यता को हम कहेंगे अडेप्टेशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी क्या है? यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता तथा शरीर की अलग अलग गतियों की मितव्ययता की योग्यता होती है, कि वो परफेक्शन के साथ में कैसे करता है, उच्च स्तर की परफेक्शन चाहिए होती है, तो उसी योग्यता को कहते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।